संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर है। कल लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा सकता है, लेकिन पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध भी जारी है। पटना में मुस्लिम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड ने इस बिल के संसद में पेश होने की जानकारी न होने की भी बात कही, साथ ही अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। दोनों नेताओं ने कहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले को लेकर बात करेंगे। इसी का सवाल किया कि शायद 2 तारीख को ये बिल पार्लियामेंट संसद में जा रहा है। ये मुझे अभी तक पता नहीं है, ये आपको ये किस सूत्रों से पता चला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने इस पे आपत्ति जताई थी एज ए वक्फ बोर्ड चेयरमैन होने के नाते। कई बिंदुओं पे मैंने आपत्ति की थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जगदम्बिका पाल साहब आए थे चेयरमैन, उनके सामने भी मैंने अपनी आपत्ति, जबकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, उसकी सुरक्षा, उसके संवर्धन के लिए जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, ये सराहनीय है। ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बिल पे 2 तारीख को पेश किया जाए, लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो ये जल्दबाजी होगी। मैं अपने नेता पर पूरा यकीन है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होता है, और हमको लगता है कि इसमें पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे, क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे, सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासत जारी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का वक्फ बिल पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ बिल आ जाए और उसके बाद उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। हम लोग एनडीए के साथी हैं, लेकिन बिल पर पार्टी की राय होती है, ये सदन में पेश होने के बाद तय होगा। तो पहले बिल तो आ जाए, क्या स्वरूप है नहीं है, उसमें क्या ऐड हुआ, क्या डिलीट हुआ, पूरे तौर पे बिल सामने आ जाए, फिर उस पर कोई टिप्पणी करना संभव हो पाएगा। उम्मीद की जाए कि एनडीए के साथ ही आप लोग रहेंगे इस मुद्दे पर। एनडीए के साथ तो हम लोग हैं ही, लेकिन बिल के संदर्भ में क्या राय अंतिम रूप से बनती है मेरी पार्टी की ओर से, हम बिल के स्वरूप को जब तक नहीं देख लें तब तक कैसे हम इस पर कुछ बोल पाएंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि वक्फ बिल आ रहा है, पहले भी 2013 में संशोधित बिल आया था। नीतीश कुमार की राजनीति जब तक के लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी, जब तक वो राजनीति में है। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका, और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो। अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए, ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है, सरकार है, इसको ध्यान में रखेगी। वहीं वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में आ सकता है। इसको लेकर हलचल भी तेज है, और इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का बड़ा बयान इस पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि वो वक्फ बिल के खिलाफ है, बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड पर सीएम योगी का भी बयान सामने आ चुका है। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। क्या वक्फ के मुस्लिमों के कल्याण का काम किया है वक्फ ने? हर अच्छे काम की आलोचना होती है। सीएम योगी ने यह बयान दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुधार समय की मांग है, हर सुधार का विरोध होता है।
हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और गुजरात के बनासकांठा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीसा में पटाखे के गोडाउन में ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है। गोडाउन के मलबे से 12 लाश निकाली गई है। एसडीआरएफ और फायर टीम का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां धामी सरकार ने उत्तराखंड के 4 जिलों में 15 जगहों के नाम बदल दिए, जिसमें हरिद्वार के भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर रखा गया है। जबकि बहादुराबाद की बात की जाए तो इस ब्लॉक में गाजी वाली नाम पर अब आर्य नगर इसका नाम रख दिया गया। बहादुराबाद ब्लॉक में चांदपुर का नाम अब ज्योतिबा फूले नगर होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नारसन ब्लॉक में मोहम्मदपुर जट का नया नाम मोहनपुर जट होगा। जबकि नारसन ब्लॉक में ही खानपुर कुर्सली का नया नाम रखा गया है अंबेडकर नगर। और इसके साथ ही खानपुर ब्लॉक में इरदीशपुर का नया नाम अब नंदपुर किया गया है। खानपुर का भी नाम बदल दिया गया है और इसे अब लोग कृष्णपुर के नाम से जानेंगे। वहीं रुड़की ब्लॉक में अकबरपुर फाजलपुर का नया नाम विजयनगर होगा। और देहरादून में भी 4 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक और आतंकी को ढेर किया। कठुआ में 9वें दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। खबरों के मुताबिक अभी भी इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा है। साथ ही साथ सीआरपीएफ के एडीजी ने एनकाउंटर वाली जगह पहुंचकर अपडेट भी लिया। उत्तर प्रदेश के संभल के विवादित स्थल का रंग रोगन चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के 12 मार्च के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई का निर्देश दिया था। खबर नेपाल से है, जहां नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही की मांग को लेकर दंगे भड़क उठे। पीएम केपी ओली ने नेपाल में भड़की हिंसा को लेकर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर आरोप लगाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। और पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने आजादी की आखिरी जंग छेड़ दी है। मशकेल में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के बाद बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो गए। बलूच नेता असदुल्लाह बलूच ने सेना को खुली चेतावनी दी है, पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जे का ख्वाब देखना बंद करे। ये सब तब हो रहा है जब बलूच विद्रोहियों के हाथों में अब तक 32 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का रिकॉर्ड भी है। कई अहम राजमार्गों पर कब्जा भी कर लिया गया है। और इधर एनडीए के घटक दल दावा कर रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश होंगे, लेकिन आरजेडी का कहना है कि 2025 में नीतीश फिनिश हो जाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी की नहीं बल्कि अपनी चिंता करें। आपने सुना था ना, बड़ी प्रोजेक्ट भी बीजेपी के साथ साथ नारा लगा रहा था 400 पार। क्या हासिल हुआ? बिहार में तो नीतीश हो गए हैं फिनिश। भाजपा जदयू राजनीतिक कितनों लगाए मोबाइल ग्रेस, लेकिन 2025 के पहले ही हो गए नीतीश फिनिश। अब इसके पीछे भी कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी हरकतों से, अपनी अचेतता के कारण पीपुल डोमेन में ये बातें स्पष्ट कर दी है कि अब नीतीश के हाथ बिहार महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहार वासियों का भविष्य।
और इधर शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी पहले ये तय करे कि आरजेडी में चलती किसकी है। पूर्ण बात करें, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता, इसका तो बल्कि नुकसान हो जाएगा, खामियाजा भोगना पड़ेगा। पब्लिक समझेगी कि अरे ये तो खुद से फैसला ले रहा है कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री होगा, तो ये अच्छी भाषा नहीं, लोकतंत्र के हित में ये भाषा नहीं। वहीं पटना सिटी के आलमगंज इलाके में ठेले पर एक शख्स का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला गया तो उसमें दिख रहा है कि एक युवक शव को ठेले पर रखता है और उस पर पानी डालता है। पुलिस इस युवक की अब तलाश कर रही है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम लोग आके देखे हैं तो एक व्यक्ति का जिनका उम्र लमसम 35 से 40 वर्ष हुआ है। हम लोग सीसीटीवी भी देखे हैं, सीसीटीवी में दिख रहा है कि रात के करीब 10 बजे 2 व्यक्ति एक मतलब डगमगाते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और उसको यहाँ पे छोड़ के चले गए। हम लोग हर एंगल में जांच कर रहे हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और जांच किया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति हैं, कहाँ के रहने वाले। और नहाय खाए के साथ चैती छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधान पार्षद संजय मयूख के घर सालों से चैती छठ पूजा की जाती है। इस बार भी उनकी मां और परिवार के सदस्यों ने व्रत किया है। घर के सदस्यों ने नहाय खाए का प्रसाद छठ गीत गाते हुए बनाया और इसे ग्रहण किया। छात्र नेता दिलीप का खान सर पर बड़ा आरोप है। छात्रों को गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया। छात्रों के आंदोलन के राजनीतिकरण का भी आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जानबूझकर सबूत नहीं दिया जा रहा। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर लगातार गर्दनीबाग में आंदोलन हो रहा था छात्रों का। हम भी शुरू में उस आंदोलन में थे, लेकिन जिस तरह से खान सर ने आंदोलन का राजनीतिकरण किया, कोचिंग माफियाओं की एंट्री हो गई आंदोलन में, उससे छात्र आंदोलन बदनाम हो गया सरकार के नज़र में, आयोग के नज़र में। और पटना हाईकोर्ट ने भी कोचिंग शिक्षकों की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की है। और खान सर ने शुरू से ही बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह किया। पहले तो नॉर्मलाइजेशन के मामले पे गुमराह किया, ऑफिस में जाके गुप्त मीटिंग करते हैं और बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ है, लागू होना चाहिए। और बाद में जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में आके कूदते हैं और डाइवर्ट करना चाहते हैं आंदोलन को। इसी तरह री एग्जाम के आंदोलन को भी इन्होंने डाइवर्ट किया, गुमराह किया छात्रों को। और जब आंदोलन सही दिशा में चल रहा था तो इन्होंने आंदोलन का राजनीतिकरण करवा दिया अपने कुछ एजेंट को भेजकर। और उसके बाद फरवरी में इन्होंने सब जगह चैनल पे जाके चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमारे पास ऐसा सबूत है कि 2 मिनट में जो है री एग्जाम हम करवा देंगे। और 1000 करोड़ के घोटाले का इन्होंने बात कहा कि 1000 करोड़ का इसमें स्कैम हुआ है और किस किस के अकाउंट में गया है पैसा, किस अधिकारी के अकाउंट में गया, किस अधिकारी की पत्नी के अकाउंट में गया, किस कंपनी के अकाउंट में गया, वो सारा डाटा इनके पास है। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो ये सारा उजागर करेंगे। लेकिन अभी तक खान सर ने न तो कोर्ट में ये सबूत दिया, न ही आर्थिक अपराध इकाई को दिया, न ही मीडिया में ये सबूत दिया। अगर खान सर ये सबूत मीडिया में भी दिखा देते तो सरकार दबाव में आती और री एग्जाम हो जाता। और रांची से बड़ी खबर, सरहुल पर सीएम की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, 2 दिन के राजकीय छुट्टी की उन्होंने घोषणा की है और इसी साल से छुट्टी की घोषणा हुई है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखा, पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठाई जा रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए मैंने इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। अगली खबर भी रांची से है, जहां सीरम टोली में गुस्सा और नाराजगी के परिवार के साथ नाराजगी देखने को मिली है। परिवार के साथ सीरम टोली पहुंचे थे सीएम और पूजा के दौरान ही सीएम का विरोध भी हुआ। सीएम के विरोध में नारेबाजी की गई। सीएम के जाने के बाद मौके पर तनाव की स्थिति दिखी। गीताश्री उरांव के समर्थक उलझे हुए दिखाई दिए। अजय तिर्की के समर्थकों ने उलझे हुए ऐसे विवाद भी किए और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया गया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन पूरे परिवार के साथ सीरम टोली सरना स्थल पहुंचे और पूजा अर्चना भी की। आदिवासी हॉस्टल परिसर मुख्यमंत्री संग कल्पना सोरेन थीं, कृषि मंत्री नेहा, शिल्पी तिर्की, मंत्री चमरा, लिंडा मांडर भी थाप पर झूमते हुए दिखाई दिए।
और समाज में शांति के खतरे की बात सिर्फ गिरिडीह तक नहीं सीमित है, बल्कि रामनवमी को लेकर आज तीसरा मंगला जुलूस निकाला जाना है। और हजारीबाग में भी 6 लोगों की घरों की छत पर भारी मात्रा में ईंट और पत्थर बरामद हुए, जो कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। प्रशासन ने इन सभी घर वालों को नोटिस जारी किया। आपको ये भी बता दें कि 29 मार्च को दूसरा मंगला जुलूस के दौरान पथराव के बाद शांति व्यवस्था को भंग किया गया था, जिसके बाद पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और पूरे शहर पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। गया से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पुलिस और एसटीएफ ने 11 सालों से फरार नक्सली राजेश यादव उर्फ बीहड़ यादव को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। नक्सली राजेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो कई संगीन मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था। पकड़े गए कुख्यात नक्सली से टेकारी अनुमंडल की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार नक्सली पर 2014 में सड़क निर्माण रोकने और इसके साथ ही लेवी मांगने का भी आरोप है। साथ ही कई मामलों में अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इसको पता चला कि बीहड़ यादव जो वर्तमान में कई कारणों में फरार चल रहा है, महाराष्ट्र में छिपा हुआ है। उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस की विशेष टीम ने रायगढ़ जिला महाराष्ट्र के महाड थानांतर्गत MIDC एरिया में पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस के द्वारा उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। और अब खबर पटना से है, जहां एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा इलाके की बताई जा रही है। यहां पुलिस बिजली चोरी के आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी, एक युवक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। सिविल ड्रेस में पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों ने काफी विरोध किया। बाद में देर रात पुलिस वर्दी में और पिस्तौल से लैस होकर युवक को पकड़ने पहुंची। इस दौरान युवक के परिजनों और पुलिस के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी पिस्टल के साथ मोहल्ले में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि उनके साथ नोकझोंक करने वालों को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, तेजस्वी यादव इस वक्त पीसी कर रहे हैं। लेकर के नहीं आए अमित शाह जी, आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, आपके आंकड़े ठीक नहीं थे। और देश के गृह मंत्री के पास, जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार का, अगर बिहार में अगर आके जंगल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी को। अरे भाई, आप ही का है NCRB, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ है, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के NCRB के अनुसार, जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं, विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 65,000। 25,000 बलात्कार हुए हैं, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक हुई है। कम से कम ये आंकड़ा बताना चाहिए था। अमित शाह के दौरे को लेकर यहां पर बात करते हुए आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरा से आपको बड़ी खबर दें, तनिष्क शोरूम में लगी भीषण आग। शोरूम के बेसमेंट में आग लगी, कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। गोपाली चौक पर तनिष्क शोरूम है और बीते दिनों इसी शोरूम में डकैती भी हुई थी। और देखिए, बेसमेंट में अब आग लगने की खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। गोपाली चौक पर तनिष्क शोरूम है और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे कि बीते दिनों इसी शोरूम में डकैती हुई थी। वीडियो वायरल हुआ था और अब जानकारी मिल रही है कि तनिष्क शोरूम में भीषण आग लगी। बेसमेंट में आग लगने की खबर। चंदन कुमार, न्यूज 18 रिपोर्टर, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आरा से। चंदन, जानकारी दीजिएगा, कुछ दिन पहले यहां पर डकैती होती है, अब आग लगने की खबर सामने आ रही है, क्या खबर पर अपडेट है?
बिल्कुल देखिए, पूरा मामला एक बार फिर से तनिष्क शोरूम से जुड़ा हुआ है। पिछले 10 मार्च को ही दिन दहाड़े जहां हथियारबंद अपराधियों ने तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा के सोने और गहने लूट करके फरार हो गए थे और एक महीना भी नहीं बीता है कि एक बार फिर से तनिष्क के शोरूम में भीषण आग लगी है। बेसमेंट से ये लगी हुई आग तीनों फ्लोर को अपने कब्जे में ले लिया और पूरा जो शोरूम है वो जल करके राख हो गया। अभी तकरीबन मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। पीछे नीचे जो बेसमेंट जी चंदन, ये कितनी देर पहले की घटना है और अभी वहां पर स्थिति क्या है? बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। अभी भी फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने में लगी हुई है। 4 बड़ी दमकल की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरा जो शोरूम है वो जल करके खाक हो गया है। कितने का नुकसान हुआ है ये कुछ देर बाद ही जानकारी मिल पाएगा। अभी मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई है। शासन प्रशासन के लोग यहाँ तैनात है। जी और चंदन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त चल रही है। दानापुर दियारा से अब खबर, जहां हेतनपुर की रहने वाली खुशबू को लेकर न्यूज 18 का चलाया गया अभियान अब रंग लाता हुआ दिख रहा है। खुशबू को पढ़ाना है, अब ये अभियान रंग ला रहा है। खुशबू को जिला प्रशासन ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किताब, कॉपी, पेंसिल मुहैया कराई है ताकि वो अपनी पढ़ाई बढ़िया से जारी रख सके। जिला प्रशासन ने खुशबू को साइंस में एडमिशन कराने का भी वादा किया है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। खुशबू को पटना के बड़े इंस्टीट्यूट से भी पढ़ने के लिए कॉल आया है। कोटा के एक बड़े इंस्टीट्यूट ने भी पढ़ने में मदद करने का भरोसा दिया है। और अब जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां अपार्टमेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 2 युवती, एक युवक गिरफ्तार किया गया है। कदमा के उर्मिला अपार्टमेंट की ये घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस ने देर रात छापेमारी की। फ्लैट मालिक का पता लगा रही है पुलिस और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ हो रही है। मोतिहारी से खबर, जहां सदर अस्पताल में 30 से ज्यादा एम्बुलेंस का महीनों से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। करोड़ों खर्च कर इन एम्बुलेंस को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगाया गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से ये धूल फाक रहे हैं।